अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट केम अकेडमी, जहाँ पे इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपको इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में सिखाई जाए। आज का जो टॉपिक है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है वो क्या है, केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजन। ये जो केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजन है ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जाम में दोनों तरह के सवाल यहाँ से आते हैं। अब हमारे पास जो हैलोजेंस होते हैं इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कुछ डेफिनेशन दी हुई है ताकि आपको पता हो कि हैलोजन है क्या। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन में हमारे पास हैलोजन होते क्या है। तो ग्रुप 7A के जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं या मेंबर ऑफ ग्रुप 7A जो है उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, हैलोजेंस का नाम देते हैं। और ये यूजुअली सारी की सारी हमारे पास जो है बेटा ये गैसेस होती है। क्या होती है? गैसेस। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप 7A के एलिमेंट में वो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम वैलेंसी का नाम भी देते हैं। मैं अंडरलाइन भी किया है मैंने, ठीक है। तो ये कुछ इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। हमने तो ये प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करनी, हमने इसकी जानिए जो हमारे पास केमिकल बिहेवियर्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो केमिकल बिहेवियर में हमारे पास कुछ इसके केमिकल बिहेवियर हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिएक्टिविटी, बॉन्ड इंथैल्पीज, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये तो था हमारे पास बेसिक हैलोजन का इंट्रोडक्शन। ज़्यादा चीज़ें मैंने इसलिए डिस्कस नहीं की है कि वो जस्ट नोट्स के लिए ज़रूरी है, बट उसमें इस तरह लॉजिक नहीं है। जस्ट आपने जो है वो उसको रीड करना है एक ही दफ़ा में तो समझ में आ जाएगा। सेकेंड पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 2 में देखें, सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है बॉन्ड इंथैल्पीज इन हैलोजेंस। ये एक सवाल एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, इसका 1 नंबर के लिए, और इसके अलावा शॉर्ट 1 नंबर या 2 नंबर के लिए रीज़न भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास है क्या बेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले आपके पास इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, बॉन्ड इंथैल्पी इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन गैसियस स्पेस। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हमारे पास 2 एटम हैं वो कोवेलेंटली एक दूसरे से क्या है, बॉन्डेड है, तो उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितने एनर्जी दरकार होगी, रिक्वायर्ड होगी, उसको हम क्या नाम दे देंगे, बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे रीज़न को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड इंथैल्पी किस चीज़ के साथ को रिलेट करती है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर लिखे हुए मैंने, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बॉन्ड इंथैल्पी, जिसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है बेटा, एटॉमिक साइज, और दूसरा फैक्टर क्या है, बॉन्ड लेंथ, तीसरा फैक्टर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो हम जरा देखते हैं। देखिए बेटा, ये जो हमारे पास पहला वाला फैक्टर है आपका, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, बॉन्ड एटॉमिक साइज का नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो हमारे पास जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। पहला पॉइंट याद रखिएगा। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ की भी बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी बॉन्ड इंथैल्पी भी उतनी कम होती चली जाएगी। मेरे ख्याल में ये 2 रीज़न आपको अगर समझ में आ गए, 2 पॉइंट, तो रीज़न आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आते हैं, थोड़ी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रुप ट्रेंड का पता होना चाहिए कि हैलोजन में ग्रुप ट्रेंड किस सीक्वेंस से आता है। तो हैलोजन में जो है सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है, और फिर उसके बाद क्या है बेटा, आयोडीन। और ये हमारे पास कोवेलेंट की फॉर्म में है, तो कोवेलेंट में ज़रूरी है कि डायटोमिक फॉर्म में पाया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम इसके अगर एटॉमिक रेडियस देखें, फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस 72, 100, 114, और देन उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 133। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ रहा है। अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ देखें हमारे पास 159, देन उसके बाद 242 बढ़ गई। अब ये क्या है, इसके पीछे एक रीज़न है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट क्लोरीन के बाद देखें ब्रोमीन की भी कम हुई है और आयोडीन की भी क्या है, कम है। तो सर ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन गैस की, तो बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की जो है वो हमारे पास क्लोरीन के मुकाबले में कम क्यों आ रही है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये अलग से रीज़न आता है एक्सेप्शन का। तो ये क्यों होता है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेंड पढ़ा, इसका जो ग्रुप ट्रेंड है किसका, बॉन्ड इंथैल्पी का। तो बहुत सिंपल ग्रुप ट्रेंड है। सबसे जो हमारे पास ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी वो किसकी होगी बेटा, क्लोरीन की। उससे ज़्यादा जो होगी वो किसकी होगी, ब्रोमीन की। उससे फिर जो कम होगी, ज़्यादा नहीं कम की बात हो रही है, उससे जो कम होगी वो फ्लोरीन की, और सबसे जो कम होगी बेटा वो किसकी होगी, आयोडीन की। ठीक है। तो फ्लोरीन, जैसे कि हमने कहा था कि फ्लोरीन हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है। तो ज़रा हम देखते हैं
यहाँ पे मेंशन भी किया है, वाई फ्लोरीन इज एन एक्सेप्शन, वो क्यों शो करता है, क्यों उसकी जो है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी क्लोरीन के मुकाबले में कम है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि स्मॉल एटॉमिक साइज, फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज होता है वो वेरी स्मॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि आपके पास एटम का साइज छोटा होने के बजाय थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से आपके पास क्या होता है, फ्लोरीन में रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग की बजाय वीक हो जाता है और उसको ब्रेक करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। मेरे ख्याल में ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये रीज़न मैंने लिखा भी है, वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, हाई रिपल्सिव फोर्स बिटवीन अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वीक जो हमारे पास होता है वो एफ बॉन्ड यानी फ्लोरीन इंटू फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और इस वजह से हमें क्या चाहिए होती है, लो बॉन्ड एंथैल्पी की नीड होती है। तो मेरे ख्याल में ये रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था सबसे पहला जो है बिहेवियर था, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी का नाम दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है हमारे पास एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है हाइड्रोजन हैलाइड। अब हैलोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब एसिडिक नेचर शो करेंगे, इस वजह से इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पे आपको थोड़ी सी आरएनएस थ्योरी को याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। डेफिनेशन मैंने लिखी भी है, पहले हम समझते हैं फिर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास एसिडिटी का मतलब क्या होता है, हर वो मॉलिक्यूल जिसमें एबिलिटी हो कि वो इजीली हाइड्रोजन को वाटर में क्या कर दे, रिलीज आउट कर दे, वो हमारे पास गुड एसिड कहलाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड जितने भी होते हैं इनमें एबिलिटी होती है, जैसे ये वाटर में जाते हैं हाइड्रोजन आयन को रिलीज आउट कर देते हैं, और आरएनएस के मुताबिक हर वो केमिकल सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज आउट कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये बात समझ में आ गई। यहाँ लिखा हुआ भी है, हाइड्रोजन हैलाइड आर कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन, दे शो एसिडिक नेचर इन वाटर बिकॉज इट डोनेट या इट लूजेज हाइड्रोजन आयन इजिली इन द वाटर। ये बात समझ में आ रही है। अब हम आते हैं इसकी एसिडिक नेचर की तरफ। अब यहाँ पे याद रखिएगा हमारे पास जो एसिडिक नेचर है वो एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि एटम का साइज इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगी। तो अभी हमने देखा था डाउन द ग्रुप जब हम आ रहे थे तो फ्लोरीन से आयोडीन तक एटम का साइज बढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड में हमने लिखा भी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और लास्ट में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयोडाइड की तो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो एटॉमिक साइज है सबसे बड़ा है। तो अगर इसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से इसकी एसिडिटी भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा। नंबर एक फैक्टर समझ में आया एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग। दूसरा फैक्टर है इसका बॉन्ड एनर्जी। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी की ये इन्वर्स है। इन्वर्स कैसे है, जिस हाइड्रोजन हैलाइड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, जिसकी कम होगी उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखें आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो हाइड्रोजन आयोडाइड की है वो 299 है, सबसे कम है। तो इस वजह से इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ रही है। पर यहाँ पे मैंने क्या किया है, रीजनिंग वाइज यहाँ पे देखिए की पॉइंट में मेंशन भी किया है मेमोरी टिप के लिए। तो आपने क्या करना है, वीक बॉन्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड वीकेस्ट एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान वीक बॉन्ड बनता है। ठीक है बेटा, यहाँ कुछ की पॉइंट भी दी है। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड, बॉन्ड बिकम्स वीकर, बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा और देन उसके बाद हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा और उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमने सेकेंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे डिस्कस कर दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है हैलोजन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बड़ी सिंपल सी बात है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो शे होती है, वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, इटसेल्फ रिड्यूस हो जाए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आसान करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिस पर रिडक्शन होती है, ये बात तो याद रहेगी बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिस पर रिडक्शन होती है। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। An oxidizing agent is a species which accept electron, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन ही कहलाता है,
एंड कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर स्पीशीज, जो दूसरे पर ऑक्सीडेशन करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो हमारे पास जितने भी हैलोजन होते हैं ये तमाम के तमाम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये लाजमी याद रखिएगा। यानी मॉलिक्यूलर का मतलब डायटोमिक फॉर्म में, F2Cl2 Br2 एंड I2, और इसका भी ग्रुप ट्रेंड सेम ही है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ग्रुप ट्रेंड है वो एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है। अब ये किस तरह डिपेंड करता है, अगर तो जिस एटम का एटॉमिक साइज, यानी इन्वर्स रिलेशन है, जिस एटम का एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी उतनी कम हो जाएगी। जिस एटम का यानी जिस मॉलिक्यूल का हैलोजन में एटॉमिक साइज छोटा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और सबसे कम किसकी होगी बेटा, आयोडीन की। तो यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे फ्लो डायग्राम के थ्रू, बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना। देखिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अगेन एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग ही है। देखो एटम का साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुल करना आसान होगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बढ़ जाएगी। तो अब दोनों कंडीशन में इसको कोरिलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक साइज भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ लिखा हुआ भी है ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे हाल में ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए एक पॉइंट, हैलोजन में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है, F2 की है। सही है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, वो है हैलाइड्स आयन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सर ये क्या बात हो गई, हैलाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा है, हैलाइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा है, किस तरीके से? देखिए हमने वहाँ बात की थी कि हैलाइड डायटोमिक फॉर्म में होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ हम कह रहे हैं हैलाइड कब आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, जब वो आपके पास क्या होगा बेटा, आयन की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, आयन की फॉर्म में। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, अपोजिट करें, वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करता था, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पास डोनेट इलेक्ट्रॉन, वहाँ एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा, यानी लॉस करेगा। समझ में आ रही है? वहाँ रिडक्शन हो रही थी तो यहाँ इसके ऊपर ऑक्सीडेशन, वो दूसरे पर ऑक्सीडेशन कर रहा था तो ये दूसरे पर रिडक्शन करेगा, यानी दूसरी स्पीशी पर रिडक्शन करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास जो रिड्यूसिंग पावर है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर के रिवर्स, अगर आपको एक याद हो गया दूसरा उसका रिवर्स करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब रिड्यूसिंग पावर में जिस आयन की, हैलोजन आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे आयोडीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, और सबसे कम जो होगा वो क्या होगा बेटा, फ्लोरीन होगा। ये बात समझ में आ गई। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखिए कुछ मैंने पॉइंट भी लिखे हुए हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज ऑफ हैलाइड इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन हेड मोर लूजली होते हैं, इजीली निकल सकते हैं, इजीली डोनेट कर सकते हैं, और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। यानी साइज ऑफ एटम जितना बढ़ेगा उसकी जो हमारे पास रिड्यूसिंग पावर है वो भी बढ़ेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया एटॉमिक साइज के, इन्वर्स रिलेशन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। यहाँ पे कुछ की पॉइंट मेंशन किए मैंने ताकि आपको इजी रहे मेमोराइज करने में। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ऑफ हैलाइड आयन। एटॉमिक साइज ऑफ हैलाइड आयन भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इजी इलेक्ट्रॉन डोनेशन, अदर स्पीशी गेट रिड्यूस, हैलाइड आयन ऑक्सीडाइज, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे पास हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास, यहाँ से समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखें क्लोरीन है और ये सोडियम ब्रोमाइड है। तो ये क्या कर रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन को यहाँ से हटा रहा है, तो ये कहलाता है डिप्लेस, यानी उसकी जगह को हटा देना, उसको अपनी जगह से हटा देना और खुद उसकी जगह पे आ जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे पास हैलोजन में क्या होते हैं, डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो ये अगेन किस पर डिपेंड करता है, ये रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं पहले हम, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं।
मोर रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हैलोजन। बड़ा सिंपल है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को आसानी से हटा देगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने रिएक्टिविटी लिखी, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन। इसका मतलब फ्लोरीन क्लोरीन को भी कर सकता है, ब्रोमीन को भी और आयोडीन को भी। क्लोरीन से ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है और ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को कर सकता है, लेकिन आयोडीन इनमें से किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज पूछा जाता है, अक्सर ये आता है एमडीकेट वालों के लिए भी है कि विच वन कैन डिस्प्लेस ऑल और विच वन कैन नॉट। तो जो सबको डिस्प्लेस कर सकता है वो फ्लोरीन है, और जो किसी को भी नहीं कर सकता वो कौन है बेटा? आयोडीन। मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही होगी। बट यहाँ पे एक आपके बुक का सेल्फ असेसमेंट का एक क्वेश्चन है जहाँ पे पूछा जाता है, उसका इंपॉर्टेंट नोट में मैंने आंसर भी दिया है, तो हम ज़रा यहाँ देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये रिएक्शंस को हम देखते हैं। यहाँ देखिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा थी, ये रहा आपके पास ब्रोमीन कम है, क्लोरीन ज़्यादा है, तो ये आसानी से ब्रोमीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। इसी तरह आयोडीन से भी ज़्यादा है तो आयोडीन को भी रिप्लेस कर दिया। अब ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज़्यादा है तो उसने आयोडीन को भी रिप्लेस कर दिया। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने याद रखना है। अब यहाँ देखिए नोट में मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ये रीज़न है आपका, ठीक है, आपका सेल्फ असेसमेंट जो ग्रीन बॉक्स बने हुए आते हैं उसमें इंपॉर्टेंट रीज़न है, 1 नंबर के लिए बहुत दफ़ा पूछा गया है, ये 2 से 3 सालों में आ चुका है। वहाँ पे ये है कि फ्लोरीन जो है वो हैलोजन में जो फ्लोरीन है वो रिएक्टिव सबसे ज़्यादा है, तो वो क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को रिप्लेस कर सकता है। यानी आसान अल्फाजों में फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है बेटा, तो ये क्लोरीन को भी बज़ाहिर रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी। बट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बट फ्लोरीन इन तीनों को नहीं कर सकता। रीज़न क्या है? तो वो रीज़न यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने, ये नज़र आ रहा है बेटा, मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। देखिए फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, रिएक्टिव तो ज़्यादा है, बट रीज़न क्या है? वो रीज़न यहाँ पे, बट इट इज़ नॉट यूज टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज इट इज़ अ रिएक्टिव वायलेंटली with water and may other substance, so it difficult to handle safely in a laboratory। मेन रीज़न ये है कि लैब में ये रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। इस वजह से हमारी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है कि फ्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन और क्लोरीन तीनों को रिप्लेस नहीं कर सकता, जबकि ये रॉन्ग है। अगर तो कंसेप्चुअल देखा जाए तो कंसेप्चुअली फ्लोरीन तीनों को कर सकता है, बट हम बुक के अकॉर्डिंग जो अगर उसके क्वेश्चन का आंसर दे तो वो ये दे सकते हैं कि वायलेंटली रिएक्ट करता है और इसको सेफली कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से जो है इसके रिएक्शन को हम स्टडी नहीं करते हैं ज़्यादा। और दूसरा ये भी है रीज़न कि हमारे पास जो फ्लोरीन है वो मोर रिएक्टिव है, तो वो जैसे ही एक्वस सोल्यूशन में जाता है तो अदर केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन से पहले वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये एक रीज़न ये भी है आपके पास, ठीक है बेटा। तो रिमेंबर रखने के लिए यहाँ पे मैंने टिप भी दी हुई है डिस्प्लेसमेंट फ्लो के लिए, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन वही ऑर्डर है। तो ये हमारी थी 4th प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है बेटा ये है क्लोरीन एज अ ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्ट नोट में लाजमी आता है, अलग से लाजमी पूछा जाता है, 4 नंबर के लिए भी आ जाता है, या 2 शॉर्ट नोट 2-2 नंबर के लिए भी पूछे जाते हैं। बड़ा सिंपल सा है। डेफिनेशन क्या है? ऑटो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नाम से इंडिकेट हो रहा है, यानी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें एबिलिटी हो, यानी यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन हो रही है तो क्लोरीन में एबिलिटी होगी, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम एक ही वक्त में कर रहे हो वो हमारे पास कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ लिखा हुआ भी है अ सब्सटेंस which can oxidize itself as well as reduce itself in the same reaction is called oxidizing and reducing agent। ऑटो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज की जगह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। अब देखिए 2 मोल ऑफ मतलब 2 जो है एटम है क्लोरीन के और वाटर के साथ वो रिएक्ट करें। अब देखिए वाटर में हमारे पास 2 आयन होते हैं, एक H आयन होता है और एक क्या होता है OH आयन। अब एक क्लोरीन H के साथ मिलकर बना लेता है HCl और दूसरा क्लोरीन OH के साथ मिलकर बना लेता है HOCl। अब HCl को तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, देखिए जिस चीज़ पर रिडक्शन होती है वो चीज़ रिड्यूस होती है, जिस चीज़ पर ऑक्सीडेशन होती है वो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है। ये बात याद रखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस चीज़ पर रिडक्शन होती है वो चीज़ रिड्यूस होती है। देखिए गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, आपको पता है गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस Cl ने हाइड्रोजन को गेन किया है, इसका मतलब इस पर रिडक्शन हुई होगी। अगर तो इसके ऊपर रिडक्शन हुई है तो इसका मतलब ये जो HCl बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है, ये रिड्यूस होकर बना होगा। तो
तो देखो यहाँ लिखा भी है क्लोरीन HCl बना रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करके या हाइड्रोजन को गेन करके, तो इसका मतलब इस पर रिडक्शन हो रही है। तो HCl जो चीज बना रही है ये देखिए रिड्यूस इनटू HCl, समझ में आई बात। अब यहां देखें अगर इस पर रिडक्शन के थ्रू यानी रिड्यूस होकर HCl बनना है तो ये लाजिम सी बात है उसका अपोजिट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ भी है एंड ऑक्सीडाइज टू हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एक ही वक्त में रिड्यूस भी हुआ और एक ही वक्त में क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडाइज भी हुआ। तो यहाँ पे ये कुछ जो है वो शॉर्ट नोट भी है जो कि आप क्या कर सकते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर भी सकते हैं। तो अगर आप अपने पास सेव करना चाहें बेटा जल्दी से अपने पास सेव कर लें, 1 बाय 1 पेज में ला रहा हूँ। तो बच्चों ये आज का हमारा एक थ्योरेटिकल टॉपिक था, अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा और आपके जितने भी डाउट्स और जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।